चल यहाँ ध्यान दे। हम लोग आए पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल बोले चैप्टर 5 तक हो चुका है, चैप्टर 6 जिसका नाम है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। और कल पढ़ाएंगे हिस्ट्री का, चैप्टर 5 तक हो चुका है, कल चैप्टर 6 पढ़ाएंगे हिस्ट्री का। आज देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 6 ऊर्जा या शक्ति संसाधन। ठीक है ना, साइंस पूरा समाप्त है। ठीक है, तुम लोग को मेरा वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इस ऑप्शन में जाओ, तुम लोग को A to Z वीडियो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। विभाग क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिलेगा, A to Z वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। और अभी तक मेरा 2 चैनल के बारे में जो नहीं जान रहा है, एक मेरा जगदेव ब्लॉग है, कॉमेडी वाला है, जगदेव ब्लॉग मेरा ही चैनल है। ठीक है ना, कॉमेडी वाला है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग। और एक मेरा जीके GS मस्ती, इस जनरल कम्युनिकेशन के लिए चैनल है, इसमें जीके GS पढ़ाते हैं हम खुद, तो जीके GS मस्ती है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ें क्या, चैप्टर का नाम है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। ऊर्जा या शक्ति संसाधन, तो ऊर्जा मतलब तुम समझ रहा है ना। हाँ, ऊर्जा मतलब तुम समझते हैं ना, जिससे हमको एनर्जी हमको एनर्जी नहीं मिलता है, मतलब जिससे मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री चलता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया प्राकृतिक गैस हो गया, सब क्या होता है, ऊर्जा है ना। ऐसा को शक्ति क्यों बोले, क्योंकि जिसके पास ये सब संसाधन भंडार है, जिसके पास ये भंडार है वो क्या है, मजबूत देश होता है। क्या होता है, यानी उस देश को शक्ति मिलता है। क्या मिलता है, आई मान लो भारत के पास बहुत पेट्रोल रहता है, तो भारत के पास पेट्रोल बहुत रहता है, पेट्रोल बहुत रहता है, डीजल बहुत रहता है, ठीक है ना, केरोसिन बहुत रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता ना होता और भारत को फायदा ना होता, भारत अभी बहुत शक्तिशाली देश बन जाता। तो शक्ति संसाधन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे देश को क्या मिलता है, शक्ति मिलता है। क्या मिलता है, ठीक है ना। जैसे कोयला ज़्यादा हो गया तो कोयला ज़्यादा हो गया, पेट्रोलियम ज़्यादा हो गया, पेट्रोल ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा है, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस ज़्यादा है। ये सब क्या है, इस सबसे क्या होता है, इस सब का बहुत अभी मांग है, हर देश से मांग है ना, तो भारत इसको बेचता, क्या होता है, पैसा कमाता, तो भारत शक्तिशाली ना होता, इसलिए बोलते शक्ति संसाधन। क्या बोलते हैं, अब यार ध्यान दे। तो पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो तुम लोग को ऊर्जा के बारे में हम सब में पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, हिस्ट्री भी ऊर्जा के बारे में पढ़ाए थे, और ज्योग्राफी में भी देखो ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहे हैं ना। अब तुम लोग फिर पढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाना पड़ेगा, तो ऊर्जा बहुत मेन है। ठीक है ना, तो ऊर्जा तुम लोग जानते हो कि ऊर्जा जो है मतलब यहाँ ध्यान दे, ऊर्जा तुम लोग पता है कि ऊर्जा को हम 2 तरह से बांटते हैं, पता है तुम लोग को। ऊर्जा कितना भाग में बांटते हैं, ऊर्जा बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है ना, एक को बोलते हैं नवीकरणीय, एक को बोलते हैं नवीकरणीय, नहीं बोलते हैं, एक को बोलते हैं यानी उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर इसको 2 भाग में बांटते हैं, बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। और एक को बोलते हैं नवीकरणीय बोलते हैं ना। और तुम्हें पता है कि नवीकरणीय को ही बोलते हैं क्या, नवीकरणीय को ही हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन को ही बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को ही बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा। क्या बोलेंगे, परंपरागत मतलब क्या हुआ, जिसको हम परंपरा बन गया कि उसको वर्षों से यूज करते आ रहे हैं। ऐसा कोयला वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, ना करते आ रहे हैं, पेट्रोलियम वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, तो या परंपरा बन गया ना, इसलिए परंपरागत क्या हो गया। लेकिन मान लो सौर प्लेट हो गया या पवन चक्की को हो गया, ऐसे वर्षों से यूज करते आ रहे हैं कि अब इससे नया खोज हो रहा है, नया कर रहे हैं, तो परंपरागत ना है, क्या है, गैर परंपरागत। गैर मतलब नहीं, गैर मतलब, अब परंपरागत मतलब परंपरागत नहीं, तो गैर परंपरागत। नवीकरणीय क्या बोलेंगे, गैर परंपरागत। इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं, और इसमें गैर परंपरागत में हमको कुछ उदाहरण में याद रखना, जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ऐसे बोले कोयला, तो कोयला क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत। ठीक है ना, नवीकरणीय मतलब यहाँ पर नवीकरणीय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नवीकरणीय मतलब हुआ जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मात्रा असीमित हो, इतना उसका मात्रा हो कि उसको मतलब समाप्त ना हो सकता है। अगर समाप्त हो भी गया तो उसको हम पुनः बना सकते हैं, उससे बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं, जैसे तो हम लोग को बोलेंगे सौर ऊर्जा, तो सूर्य किरण समाप्त होने वाला है, न समाप्त होने वाला है, क्योंकि बताए थे तुम लोग को सूर्य का जो आयु है, बताया था तुम लोग को कितना है, तो 10 अरब वर्ष। अब बताए 10 अरब वर्ष, हम लोग तो 60-70 साल तक जिंदा रहते हैं ना। अभी 10 अरब वर्ष तक सूर्य है, देख रहा है, जिसमें सूर्य जो है 5 अरब वर्ष जी लिया, 5 अरब वर्ष और 5 अरब वर्ष और जिएगा, तो अरब वर्ष तुम लोग कम समझ रहा है, तो यानी ये समाप्त होने वाला है। इससे पहले पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला है। इससे सौर ऊर्जा क्या हो गया, उसी प्रकार बोलेंगे पवन ऊर्जा, पवन चलेगा तो ऊर्जा आएगा, पवन समाप्त होने वाला है तो क्या होगा, पवन ऊर्जा क्या होगा, समझ तुम लोग आ रहा है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा हो गया, डेनमार्क ऊर्जा, डेनमार्क ऊर्जा को क्या कहता है,
अगर पवन डेनमार्क के बोलो पवन चक्की जा रहा है तो उसको बोलते हैं पवन चक्कियों का देश, उठा पटक के फट जाएगा जब। तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया ना। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, भूतापीय ऊर्जा। क्या ये सब का लिखा है तो तुम लोग को, भूतापीय ऊर्जा या बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब क्या होता है, जो समुंदर के ज्वार उठता है ना, जो सागर तट पर टकराता है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे उसे पानी रोक कर उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। या और हम बोल सकते हैं क्या, तो बोल सकते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। बताए थे तुम लोग को, महासागरीय तापीय ऊर्जा बताए थे। इसे हम तुम लोग को केमिस्ट्री में अच्छा बता चुके हैं, पता है ना। यहाँ जो हमको पढ़ना है आज के चैप्टर में पढ़ना है कोयला के बारे में पूरा डिटेल से, पेट्रोलियम के बारे में पूरा डिटेल से, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना, समझ आ गया। और इसमें हम क्या लिख सकते थे, इसमें और हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, इसमें और लिख सकते हैं बायोगैस। क्या लिख सकते हैं, बायोगैस में तो समझ रहा है कि मतलब जो मतलब जीव देख यहाँ पर सजीव जब सड़ गल जाता है, मान लो कि पेड़ पौधा सड़ गल गया तो उसको सड़ने करने के बाद उसे गैस निकलने लगता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मीथेन गैस। क्या बोलते हैं, अगर उसको हम यूज करने लगे किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, तो हो गया क्या, बायोगैस हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ ध्यान दे, जैसे मान लो पशु पक्षी क्या है, मल मूत्र या गाछ वृक्ष सड़ गया, गाछ वृक्ष के पत्ती उत्ती सड़ गया तो उससे जो ऊर्जा निकलता है उसे क्या बोलते हैं, बायोगैस। क्या बोलते हैं, तो बायोगैस हम बना सकते हैं घर में। इसलिए क्या ये है, गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय, गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय है। बायोगैस में सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो गोबर गैस। कौन है पता है तुम लोग को, सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, गोबर गैस है। और गोबर गैस से हमको कौन गैस प्राप्त होता है, तो मीथेन होता है। कौन होता है, तीसरा मेरा आगे नवीकरणीय, तो नवीकरणीय बता देगा ना। हाँ, अब यहाँ पे अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय में तुम जान लेगा कि जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसका मात्रा पृथ्वी पर ओ सीमित हो, यानी एक सीमित मात्रा में होगा, समाप्त एक बार हो गया तो गया, उसको पुनः हम बना न सकते हैं, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। क्या, जैसे बोले कोयला, क्या बोलेंगे, कोयला पृथ्वी के अंदर मात्रा सीमित है, एक बार समाप्त हो गया तो गया, फिर इसको बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। कोयला के बार क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम भी पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में, एक बार समाप्त हो गया हुआ तो गया, इसको बनाना दूसरा बार संभव नहीं है। पेट्रोलियम के बारे हम बोल सकते हैं क्या, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जितना भी गैस है, जैसे मान लो CNG है या LPG है, सब प्राकृतिक गैस के अंदर आ गया। तो प्राकृतिक गैस भी क्या है मेरा, और नवीकरणीय संसाधन। और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, तो और बोल सकते हैं इसके अंदर बोल सकते हैं जिससे यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त जो होता है, यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, तो यूरेनियम क्या है, धातु है। क्या है, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम मेरा धातु है। और यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है, धातु है पृथ्वी के अंदर, यानी खनिज है। क्या है, और खनिज पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है ना, एक बार समाप्त हुआ तो गया ना। यूरेनियम तो बहुत कम मात्रा में, यूरेनियम तुम लोग को बताए थे कि यूरेनियम से क्या बनता है, परमाणु बम बनता है, एटम बम बनता है ना। तुम लोग को बताए थे कि 1 ग्राम यूरेनियम ले लो और 1 ग्राम क्या ले लो, कोयला ले लो, बताए थे ना। तो 1 ग्राम यूरेनियम से इतना ऊर्जा मिलेगा, कितना 1 ग्राम यूरेनियम से ऊर्जा मिलेगा, तो 1 ग्राम कोयला से जितना ऊर्जा मिला उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा मिलता है, बताए थे ना। और यूरेनियम बहुत महंगा होता है, जिसका मात्रा क्या सीमित, क्या है, ठीक है। ये सब क्या आ गया मेरा, और नवीकरणीय या क्या बोलेंगे, परंपरागत ऊर्जा। क्या बोलेंगे, इसमें जो पढ़ना है अभी हमको डिटेल पढ़ना है कोयला के बारे में, फिर पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। समझ आ रहा है ना, तो इसे अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सब समझ आ गया तुम लोग को। फिर तुम लोग को देखें यहाँ पर उधर मिटा रहा है, चल यहाँ ध्यान दे। इसमें जो है ना, यहाँ हो गया नहीं बोला, इसमें जो है ऊर्जा देखें यहाँ पर तुम लोग बोलेगा, हम बोलेंगे जल विद्युत। क्या बोलेंगे, जल विद्युत बोलेंगे, ठीक है ना। जल ऊर्जा बोलेंगे तो अलग हुआ, जल ऊर्जा बोलेंगे तो इस समुद्र में भी जल है ना, तो ज्वारीय ऊर्जा जो क्या है, जल ऊर्जा है, तो जल ऊर्जा बोलेंगे तो अलग हुआ। लेकिन जल विद्युत बोलेंगे तो ये हो जाएगा, जल विद्युत बोलेंगे तो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा, समझ लो क्या आ रहा है, क्यों अनवीकरणीय होगा, क्योंकि जल से विद्युत वहीं उत्पन्न हो सकता है जहाँ पर क्या हो, पहाड़ से पानी गिरता हो, यानी झरना हो। और झरना तो हर जगह ना है ना, कि हम अंकन है कि अपना नदी में जाएंगे, बोलेंगे करंट उत्पन्न कर लेंगे, विद्युत उत्पन्न कर लेंगे, जल से तो हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो ये भी क्या सीमित मात्रा में कहीं कहीं पर झरना है ना, अगर झरना समाप्त तो उत्पन्न कर पाएंगे, फिर बिजली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये लगभग क्या है, नवीकरणीय। लगभग क्या है, तो जल विद्युत भी इसी में डाल लेना, जल विद्युत इसी में, ये लगभग क्या है, नवीकरणीय। क्या है, जल ऊर्जा नहीं बोल रहा है, जल ऊर्जा तो बहुत प्रकार का है। जैसे जल विद्युत भी क्या है, जल विद्युत हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गया। तो जल ऊर्जा बहुत प्रकार का हो जाता है। हम बोल रहे जल विद्युत, जल विद्युत बोलेगा तो बोलना है अनवीकरणीय। क्या बोलना है, अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा को जो है ना, ध्यान ऊर्जा को फिर हम आगे बांटते हैं बहुत सारा भाग में।
एक बांटता है क्या पर ऊर्जा को बांटते हैं, एक भाग बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा, प्राथमिक आयक को बोलते हैं द्वितीयक ऊर्जा, क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक। प्राथमिक ऊर्जा यानी समझ रहा है जो डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसका प्रकृति के द्वारा हमको जो डायरेक्ट प्राप्त हो गया उसको बोलेंगे प्राथमिक ऊर्जा, क्या बोलेंगे। और जो मानव के द्वारा बनाया गया वो जाएगा द्वितीयक ऊर्जा, क्या जाएगा, समझ लो क्या आया। हाँ, तो प्राथमिक ऊर्जा हम बोल सकते हैं प्राकृतिक ऊर्जा, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, प्रकृति द्वारा डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे मानवकृत बोल सकते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानवकृत बोल सकते हैं। तो ये किसके आधार पर हो गया, तो ये हो गया मतलब बनाने के आधार पर ना हो गया, हाँ ठीक है ना। किसके आधार पर हो गया, प्राप्ति के आधार बोल सकते हैं, प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ, डायरेक्ट प्राप्त हुआ कि उसको मनुष्य बनाया है, मनुष्य बनाया है। जैसे बोल प्राथमिक ऊर्जा में कौन कौन होगा, तो प्राथमिक ऊर्जा में कौन कौन होगा जल्दी बता दे। तो कोयला हमको डायरेक्ट पृथ्वी प्राप्त होता है, मनुष्य उसको बनाता है क्या, न बनाता है, ये डायरेक्ट प्राप्त होता है, इससे हो गया प्राथमिक ऊर्जा, क्या हो गया। उसके बाद पेट्रोलियम हमको डायरेक्ट पृथ्वी प्राप्त होता है, उसको मनुष्य बनाता है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये भी हो जाएगा मेरा प्राथमिक ऊर्जा। उसी प्रकार बोले तो प्राकृतिक गैस, इसको मनुष्य बनाता है क्या, LPG CNG जितना सब मनुष्य बनाता है क्या, सब पृथ्वी के अंदर प्राप्त होता है, इससे सब क्या है प्राकृतिक गैस, क्या है, यानी इसमें जितना लिखे सब क्या है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। अब यहाँ जान ले तुम लोग, इस सब मेरा क्या प्राथमिक ऊर्जा, क्या हो गया। उस द्वितीयक ऊर्जा में क्या होगा, तो हम कोयला लेते हैं, कोयला से बनाते हैं जल क्या बनाते हैं, विद्युत यानी करंट बनाते हैं ना। ऐसा नहीं बात है कि पृथ्वी से करंट दे रहा है, या पाइप लगा दिया पृथ्वी में घुसा दिया करंट खींच रहे हैं, ऐसा होता है क्या। करंट को हम लोग बनाते हैं, करंट को हम लोग बनाते हैं ना। तो विद्युत पूछेगा कौन ऊर्जा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बोलेगा निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ऊर्जा, और दे देगा 4 ऑप्शन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। तो क्या मान रहा है प्राथमिक ऊर्जा है ना, क्या है द्वितीय ऊर्जा, क्या है। एक तुम लोग जानता है कि मतलब यहाँ जाने ऊर्जा को और भाग में बांटते, तो एक तुम लोग जानता है क्या होता है। तो एक होता है मेरा यहाँ जान ले, एक मेरा होता है क्या सजीव जो होता है उसको बोलते हैं जैविक ऊर्जा, क्या बोलते हैं सजीवता के आधार पर। किसके आधार पर, सजीवता के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, इसको क्वेश्चन में काफ़ी पूछता है। एक होता है जैविक, क्या होता है जैविक, क्या होता है, और एक होता है अजैविक, क्या होता है अजैविक। जैविक और जैविक को बोलते हैं हम सजीव, क्या बोलते हैं, यानी सजीव जो हो क्या है जैविक, और जो अति जो निर्जीव हो क्या है अजैविक। समझ रहा, जैविक होता है जिंदा, अजैविक तो जिंदा नहीं यानी निर्जीव, हो गया ना। अच्छा इसमें बोलेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तुम्हारा आ जाए, इसमें देखिए जैविक में कौन कौन आएगा, तो सिंपल बात है जितना भी पशु है सब क्या आएगा, जितना भी पशु पक्षी है सब क्या है जैविक में आ जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा क्या यहाँ पर जंगल उंगल से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, जंगल भी क्या है सजीव है ना। इसमें आएगा मेरा क्या सजीव जो किस में आएगा, तो आएगा जैविक। किस में आएगा, अरे पशु से भी ऊर्जा प्राप्त ना होता है, सब गोबर वोबर जो बनता है उससे ऊर्जा मिलता है, गोबर से गोठा बनता है, उसको जलाते हैं ना। ये सब मेरा क्या है सजीव वाला कौन है जैविक है, क्या है। और अजैविक में क्या होगा, ये जो मरा हुआ है वो जैविक है। जितना भी खनिज है सब क्या है खनिज, तुमने समझता है ना, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाले बोलते हैं खनिज, क्या बोलते हैं कोयला बोले, पेट्रोलियम बोले, प्राकृतिक गैस बोले, लोहा बोले, सोना बोले, चांदी बोले, यूरेनियम बोले, तांबा बोले, या जितना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऊर्जा, क्या बोल रहा है, तो सोना चांदी ऊर्जा थोड़े है, उसको धातु है। ऊर्जा यानी जिससे हमको एनर्जी मिलता है, उसको मतलब जलाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है ना, और नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है मेरा अजैविक, क्या है यानी डायरेक्ट लिख देंगे खनिज ऊर्जा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे खनिज ऊर्जा, खनिज यानी जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हो क्या अजैविक, क्या है कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना, पहले पढ़ेंगे कोयला के बारे में। कहाँ पढ़ेंगे, कोयला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जल्दी तुम इतना छाप, जल्दी कर। अगर देखें आप, अगर हम पूछेंगे पूर्ति के आधार पर, क्या पूछेंगे पूर्ति के आधार पर 2 हो जाएगा, एक होगा पुनः पूर्ति योग, एक होगा पुनः पूर्ति योग। तुम लोग सिंपल बता दे, इतना तुम लोग बता दे थोड़ा। पुनः पूर्ति कौन होगा, पुनः पूर्ति हम इसको नवीकरणीय कर सकते हैं कि नवीकरणीय को, तो नवीकरण जिसको नया करेंगे वही पुनः पूर्ति होगा। नवीकरणीय को हम बोल सकते हैं क्या पुनः पूर्ति, क्या बोल सकते हैं, तो पुनः पूर्ति ही बोलेगा तो बता देगा ना कि क्वेश्चन किसी तरह भी घुना पूछ देगा। ये क्या है पुनः पूर्ति योग नहीं है, ये क्या है, इसको हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं। एक बार गया समाप्त हुआ तो टेम बोल गया, इसको पुनः पूर्ति योग ये नहीं है, क्या है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन घुमाया पूछेगा ऊर्जा के बारे में तो बता देना है, ठीक है ना। चलिए आने अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा, किसके बारे में पढ़ेंगे, परंपरागत यानी अनवीकरणीय
परंपरागत यानी अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो अनवीकरणीय में क्या क्या बताए थे? पहले बताए थे कोयला, क्या बताए थे? कोयला बताए थे, क्या बताए थे? कोयला। फिर बताए थे पेट्रोलियम, क्या बताए थे? पेट्रोलियम, क्या बताए थे? अरे डीजल केरोसिन बोलेंगे उठा पटक देंगे। पेट्रोलियम में सब होता है ना, बताए थे। पेट्रोलियम में सब निकलता है, डीजल निकले चाहे केरोसिन निकले चाहे पेट्रोल निकले, सब पेट्रोलियम से निकलता है। इसलिए पेट्रोलियम को ही बोलते हैं हम खनिज तेल। क्या बोलते हैं? जितना भी तेल निकलने वाला चाहे डीजल हो या पेट्रोल या केरोसिन हो, सब इसी निकलता है। कड़वा तेल नहीं बोलते, इसी से निकलता है। कड़वा तेल तो सरसों से होता है ना, तो खनिज तेल सब इसी में होता है। इसी को बोलते हैं पेट्रोलियम में बोलते हैं खनिज तेल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोयला के बारे में। किसके बारे में? कोयला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर कोयला जो है भारत में जो बना था, भारत में जो कोयला बना था भारत में जो पृथ्वी के अंदर, देखा कोयला क्षेत्र में भारत जो है ना, कोयला क्षेत्र में जो भारत है वो आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर तो समझता है, मतलब परिपूर्ण है। कोयला में कोई दिक्कत भारत के ना है, बहुत कोयला है। आत्मनिर्भर तो क्या हुआ कि मतलब परिपूर्ण है। कोयला के क्षेत्र में भारत की कोई दिक्कत ना है, खरीदना नहीं पड़ता है। भारत के पास इतना कोयला है कि वो अपने जरूरत का पूरा करके बेच भी देता है। क्या करता है? तो आत्मनिर्भर मतलब यही हुआ। समझा तुम लोग? तुमने बताया था कोयला अति लोहा क्षेत्र में भारत क्या आत्मनिर्भर है, तो बताया था, पढ़ाए थे जब अगला चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, पढ़ा रहे थे रे 50 चैप्टर जो पढ़ाए थे ज्योग्राफी पढ़ाए थे ना। लेकिन तांबा बताए थे भारत में ज़्यादा नहीं पाए थे, बताए थे। तांबा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं थे, बताए थे। तो कोयला देखो, कोयला जो है भारत में जो बना था, ठीक है। जैसे तुम लोग का अच्छी आदमी का कैसे बोलते हैं, जब शुरू अवस्था रहता है तो उसको बोलते हैं बचपना, नहीं बोलते हैं, बुतरू नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं। फिर एक अवस्था था तो एक अवस्था था उसको बोलते हैं जवानी, क्या बोलते हैं? फिर वो बुढ़ापा बोलते हैं। उसी प्रकार जो पृथ्वी बना है, पृथ्वी जो बना है, तो आगे पृथ्वी बना है, बहुत पहले बना है। तो पृथ्वी भी बहुत सारा काल में बांटा गया, बहुत सारा काल में बांटा। तो उसमें से कौन काल में कोयला बना? तो कोयला बना था गोंडवाना काल में। भारत में जो कोयला बना था कौन काल में? गोंडवाना काल में। कौन बना था? गोंडवाना काल। समझ तो आया गोंडवाना काल क्या है? यानी पृथ्वी जो बना था तो उस समय उसको बहुत सारा काल में बांटा गया, बहुत सारा समय में बांटा गया। इसमें एक समय क्या है? गोंडवाना काल। क्या है? या इसी को बोलते हैं गोंडवाना युग। काल को क्या बोलेंगे? काल को ही क्या बोलेंगे? युग नहीं बोलेंगे। एक को बोलते हैं तृतीय युगीन। क्या बोलते हैं? तृतीय युगीन। तृतीय युगीन को बोल सकते हैं टर्शियरी। तृतीय क्या बोलेंगे? टर्शियरी नहीं बोलेंगे। तृतीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्शियरी। क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं टर्शियरी, टर्शियरी युगीन। ठीक है ना। अब भारत में जो सर्वाधिक कोयला है, कोई यहाँ इवला मिला है, कोई इवला मिला, गोंडवाना काल मिला, कोई इवला मिला। तो लेकिन भारत में सर्वाधिक कोयला किसका मिला? तो मिला गोंडवाना काल में बनने वाला। गोंडवाना काल में भारत में जो कोयला बना वो 99% है। यानी भारत में जो कोयला पाया जाता है, सब कोयला कौन प्रकार के पाया है? गोंडवाना काल। गोंडवाना यानी 99% पूछेगा भारत में, बता भारत में कौन सा कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोंडवाना काल का कोयला। गोंडवाना काल का या गोंडवाना युग का कोयला। गोंडवाना युग का कोयला भारत में कितना पाया जाता है? तो 99%। 99 तो ये कितना होगा बता? 1% होगा। यानी टर्शियरी युग का जो भारत में कोयला पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 1%। कितना पाया जाता है? अच्छा कोयला कौन है? गोंडवाना युग वाला कि इवला? तो अच्छा है ये वाला। अच्छा कौन है? ये वाला गोंडवाना युग वाला। क्या है? थोड़ा अच्छा है। क्या है? क्योंकि इसको बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और तृतीय युग ये थोड़ा जल्दी बन गया, इसलिए कौन चीज़ खराब? कौन चीज़ है? ये थोड़ा मतलब खराब उतना ना है, लेकिन इससे तुलना में क्या है? खराब। क्या है? समझ तुम लोग आया? अब बोला गोंडवाना काल का कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मान लो कि बना दिया भारत के नक्शा है, भारत का नक्शा बना दिए ना। तो भारत में जो है गोंडवाना काल का कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत का निचला हिस्सा बनाया है, समझ आ रहा है ना। तो भारत में गोंडवाना काल का कोयला कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर ये देखो बिहार, यहाँ पर क्या है? और बिहार के नीचे, बिहार से अलग हुआ झारखंड। क्या हुआ पता तुम लोग का है ना? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? जल्दी बता, उठा पटा देंगे, फट ही जाएगा जानवर का। 15 नवंबर 2000 से बताए थे, सब उठा पट जाएंगे। अभी रुक। तो बिहार से झारखंड कौन? झारखंड। ये क्या हो गया? झारखंड। क्या हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 से, तो झारखंड हो गया। झारखंड के नीचे आएगा तो यहाँ पर मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? ऐसे रहेगा छत्तीसगढ़। क्या रहेगा? और छत्तीसगढ़ किधर है? मध्य प्रदेश। क्या है? यह है मध्य प्रदेश और यह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। इधर यहाँ पर ध्यान दे। और इधर आएगा तो यहाँ मिलेगा उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। क्या मिलेगा? और इधर देखेगा तो यहाँ पर लंबा सा फैला है ऐसे करके पश्चिम बंगाल। क्या फैला है? पश्चिम बंगाल। क्या फैला है? 30 समय जितना झारखंड बोले, मध्य प्रदेश बोले, छत्तीसगढ़ बोले, उड़ीसा बोले, पश्चिम बंगाल बोले, इस समय पाया जाता है कौन कोयला? जैसे पाया जाता है गोंडवाना काल का कोयला। कौन पाया जाता है? तो बोला गोंडवाना काल का कोयला कहाँ पाया जाता है? क्या बोलना है? बोलना है पहले झारखंड। क्या बोलना है? झारखंड। फिर क्या बोलना है? फिर बोल देना झारखंड। जो बोलना है बोल दे। बिहार में कोयला निकलता है, उठा पटा फट जाएगा। बिहार में कहाँ कोयला निकलता है? अरे
बिहार में खाली खेती होता है। झारखंड हो गया, झारखंड के बाद बोल दे क्या छत्तीसगढ़, क्या बोलते हैं, किसी को भी बोले कोई दिक्कत ना है, लेकिन पाँचों में किसी को बोल दे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यानी MP ना आ जाएगा, उड़ीसा क्या आ जाएगा, उड़ीसा, ठीक है ना, और बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल, क्या बोल सकते हैं। तीस सब में जो कौन कोयला पाया जाता है, समय पाया जाता है कौन, तो पाया जाता है गोडवाना काला कोयला। झारखंड में कौन कोयला पाया जाता है, तो झारखंड के में कोयला के लिए कौन फेमस है, तो झरिया, तो जानवे करता है, झरिया ना फेमस है, पूरा विश्व पूरा देश में विख्यात है झरिया ना। जो कहाँ झरिया, कहाँ है, झारखंड में। क्या है झरिया, किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। झरिया कौन, कहाँ पर, धनबाद जिला में ना। झरिया के बाद आता है बोकारो, क्या होता है, बोकारो भी झारखंड में, पता है ना, नहीं पता है, ये कोयला के लिए फेमस है। क्यों हुआ तुमको ना, यहाँ जान मध्य प्रदेश में जगह है जिसको बोलते हैं सिंगलौरी, क्या बोलते हैं, सिंगलौरी भी क्या है, तो कोयला के लिए फेमस है। क्या सिंगलौरी किसके लिए फेमस है, बोलना है कोयला के लिए। उसी प्रकार उड़ीसा में जगह जिसको बोलते हैं तलचल, क्या बोलते हैं, तलचल भी किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में रानीगंज, क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, रानीगंज, तो रानीगंज में क्या है, कोयला के लिए फेमस है। सर्वप्रथम बोलेगा कि कोयला का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। यानी पहला जो कोयला, जो मतलब कोयला जो प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में प्रथम प्राप्त हुआ, प्रथम कोयला प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, कोयला को हम जानते हैं, कोयला बहुत प्रकार का होता है, बताए थे ना, कोयला बहुत प्रकार का होता है। यानी कोयला को हम बांटते हैं मुख्यतः 4 भाग में, कितना बांटते हैं, कोयला को पूछेगा कोयला का प्रकार, कोयला का, तो कोयला को हम बांटते हैं कितना भाग में, 4 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। कोयला प्रकार हो गया 4, कितना हो गया, 4 हो गया। चारों के तुम लोग को ट्रिक भी बताए थे यार, ए बे ले पी। किसी को बोलना कहेगा ठंडा, तुम तो मान लो माजा पी रहा है, ठंडा पी रहा है, मांगेगा कोई तो तुम गुस्सा बढ़ जाएगा, पी लेना सब, बोलना ले ए बे ले पी, तो तुमको 2 चाट नहीं देगा। यहाँ पर क्या हो गया, ए बे ले पी, ए बे, इसका ट्रिक हो गया, क्या हो गया, तुम लोग को लोहा के भी ट्रिक बताए थे, याद है, हाँ, तो इसका ट्रिक हो गया क्या, तो देखते हैं ट्रिक क्या हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया ना। पहला जो है वो है क्या, एंथ्रासाइट, क्या है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। दूसरा जो है बिटुमिनस, क्या है, बिटुमिनस। तीसरा जो है वो है लिग्नाइट, क्या है, लिग। चौथा जो है क्या है, पिट कोयला, क्या है, पिट कोयला। देख, ऐसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला, हो गया ना हो गया। अच्छा, जिस तरह तुम लोगों को बताया थे कि गोडवाना काला कोयला यहाँ पाया जाता है, बताया थे ना, उसी प्रकार तृतीय युग के कोयला यानी टर्सेली युगीन कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। अब बोले पूर्वोत्तर भारत किसे कहते हैं, तो समझ तुम लोग को पूर्वोत्तर भारत किसे कहते हैं। ऐसे मान लो कि हम जानते हैं कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है ना, इधर होता है पश्चिम, यह होता है पूर्व, क्या होता है, तो हम बोल रहे हैं क्या, पूर्वोत्तर, यानी पूर्व और उत्तर दोनों बोल रहे हैं। पूर्वोत्तर मतलब क्या हुआ, पूर्व और उत्तर, तो देखो पूर्व और उत्तर यानी इसके बीच में जो है क्या होगा, पूर्वोत्तर, क्या हो गया, पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में कौन आएगा, तो तुम्हें बाहर का मैप देखना, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, इधर पर ऐसे रहता है, तो इधर जो है उसको बोलता है पूर्वोत्तर, क्या बोलते हैं, तो बोलेगा बता टर्सेली युग के कोयला कौन क्षेत्र मिलता है, बोला पूर्वोत्तर में। कौन बोलता है, अब पूर्वोत्तर में देखना, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, क्या है, तो पूर्वोत्तर में आएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यानी AP, क्या आता है। फिर यहाँ मिलता है असम, क्या मिलता है, तो असम हो गया, क्या हो गया, पूर्वोत्तर में कुल 7 रह जाता है, ठीक है ना, कितना आता है, तो AP हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, AP में तो आंध्र प्रदेश नहीं बोल देना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तो यहाँ निचुआ में, ठीक है ना, यहाँ पर ना है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, समझ लोग आ गया। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है ना, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब है पूर्वोत्तर भारत, क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, या बोलेंगे इसे पूर्वोत्तर भारत का पूरब वाला राज्य, पूरब और उत्तर वाला राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, समझ तो लोग आ गया। अब देख यहाँ पर पढ़ेंगे एंथ्रासाइट, क्या पढ़ेंगे, देख जैसे जैसे लिखाए हैं वैसे वैसे कोयला अच्छा है। सबसे अच्छा कोयला इबला, 2 नंबर में अच्छा कोयला इबला, 3 नंबर में अच्छा कोयला इबला, घटिया कोयला इबला, सबसे अच्छा कोयला ये वाला एंथ्रासाइट, उत्तम कोयला एंथ्रासाइट, घटिया कोयला पिट कोयला। इसको क्या किया, पिट दिए, क्या किया, चलिए ध्यान दे। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है क्या, उत्तम प्रकार का कोयला, उत्तम प्रकार का कोयला बोले कौन है, तो बोलना है क्या, एंथ्रासाइट, क्या बोलना,
एंथ्रासाइट यानी जो सबसे ज़्यादा जो मतलब जलता होगा, अच्छा तरह से कम धुआं देता होगा, कम धुआं और अधिक ताप देता है, वो क्या होता है? अच्छा कोयला क्या होता है? सबसे कम धुआं, ये मतलब नहीं के बराबर धुआं देता है लेकिन ताप देता है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा हो गया। यही पकड़ बाकी करेगा, ताप देगा कम और धुआं देगा हुमच के। जिस तरह लकड़ियाँ जलाता है लकड़ियाँ, तो लकड़ी में ज़्यादा ताप नहीं होता है लेकिन धुआं कितना रहता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर ही देगा, इसी पर पीट कोयला देगा। तो समझ आ गया। अब यहाँ जो पीट कोयला जिसको बोलेंगे घटिया कोयला, क्या बोलेंगे? जैसे तुम लोग भी घटिया ऐसा काम करता है ना कभी कभी, ये हाँ खटिया लिखा गया, चलेगा। यहाँ पर घटिया कोयला क्या हो गया? तो बोला घटिया कोयला कौन है? तो क्या बोलना है? पीट कोयला क्या है? देखिए बोला होता है भारत में सर्वाधिक कोयला कौन मिलता है? तो मिलता है बिटुमिनस। क्या मिलता है? भारत में सर्वाधिक जो कोयला है, भारत में सर्वाधिक कोयला कौन प्रकार का है? भारत में सर्वाधिक कोयला कौन है? बिटुमिनस। कौन है? समझ लोग आया? हाँ, अब यहाँ ध्यान दे, ये लिग्नाइट को हम बोलते हैं। लिग्नाइट जो कोयला है ना, ये होता है भूरा। कैसा होता है? भूरा। तुम लोग समझते हैं हलवा का रंग होता है ना, हलवा देखा है, भूरा होता है। क्या होता है? तो लिग्नाइट होता है भूरा। क्या होता है? इसलिए इसको बोलते हैं भूरा कोयला। क्या बोलते हैं? भूरा। कहेगा भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? लिग्नाइट। क्या बोलना है? समझ तो क्या हुआ? बोलेगा उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट, भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट, और पीट कोयला घटिया कोयला तो पीट कोयला। समझ आ गया? ये सब जो जितना भी लिखा है, ये सब जितना भी, इससे कौन कोयला मिलता है? जैसे सिंपल बात है, भारत में ज़्यादा मिलता है ना, तो ये भी मिलता होगा। यानी सब जितना भी लिखा है सब कुछ ये सब में मिलता है। कौन कोयला मिलता है? तो मिलता है बिटुमिनस। क्या मिलता है? बिटुमिनस। को दिक्कत है? हाँ। और ये एंथ्रासाइट कोयला जो है ना, ये मिलता है जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? ठीक है ना, लेकिन बहुत कम, बहुत अमेरिका में ज़्यादा कोयला मिलता है। ये वाला कौन मिलता है? एंथ्रासाइट। क्या मिलता है? और एक कोयला कौन सबसे अच्छा ज़्यादा रहेगा पता है? तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन है, क्योंकि कार्बन का काम है जलना। कार्बन का काम क्या है? तो जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कार्बन है वो उतना अच्छा कोयला है। समझ आ गया? लेकिन लोहा में उल्टा, लोहा में जिसमें जितना ज़्यादा लोहा अति कार्बन रहेगा उतना घटिया लोहा। समझ आ गया ना? कोयला में जितना ज़्यादा, क्योंकि लोहा जलाना, जो लोहा काम थोड़ा जलना है, लोहा काम जलना है क्या? कोयला काम है जलना। जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा वो ज़्यादा जलेगा। समझ आ रहा है ना? तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना अच्छा कोयला है, लेकिन लोहा में जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतना घटिया लोहा है। समझ आ गया? लोहा में सबसे अच्छा लोहा कौन था? मैग्नेटाइट। नहीं था ना? देखिए यहाँ पर, तो एंथ्रासाइट में कितना परसेंट कोई अति कार्बन है? बोल रहा है कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का। तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है वह 80% से अधिक, 80% से अधिक। कितना? 80% से अधिक। बोलेगा बिटुमिनस में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट लोग बोले पूछे क्वेश्चन कि कोयला कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है, उसमें उसको मतलब पूरा डिटेल से कार्बन का परसेंटेज सही लिखे था, लिख देगा ना। देखिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस में कितना परसेंट कार्बन होता है? इसमें कार्बन होता है 60 से 80%, 60 से 80%। किसमें होता है? तो होता है बिटुमिनस में। किसमें होता है? और लिग्नाइट में कितना होता है? लिग्नाइट में होता है 50 से 60%, 50 से 60%। देख रहा है ना? और पीट कोयला में कितना होता है? तो पीट कोयला में होता है 50% से कम, 50% से कम होता है पीट कोयला में। किसमें होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें, इसलिए अच्छा कोयला ही हो गया। सबसे कम कार्बन इसमें, इससे घटिया कोयला ही हो गया। समझ तो लोग आया? हाँ, बोला बिटुमिनस कोयला कहाँ मिलता है? तो बोल देना यही वाला। समझ तो लोग आ गया? इसमें क्या मिलता है? बिटुमिनस। क्या मिलता है? बिटुमिनस। तो यहाँ पर लिख देना है बिटुमिनस प्रकार के कोयला यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना? कोयला मिलता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। कोई दिक्कत है? हाँ, कोयला बारे में पढ़ लिए ना, कोयला पढ़ लिए ना। अब थोड़ा देखते हैं क्या पेट्रोलियम, क्या देखते हैं? वो मिटा रहे हैं थोड़ा भारत का मानचित्र जो। चल देखें यहाँ पर कोयला के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। क्या देखेंगे? कोयला कैसा होता है? काला। क्या होता है? कोयला कैसा होता है? तो बोलेगा काला हीरा किसे कहते हैं? क्या बोलना है? काला हीरा किसे कहते हैं? तो बोलना है कोयला। क्या बोलना है? समझ आ गया? सिंपल बात है। काला हीरा किसे कहते हैं? कोयला किसे कहते हैं? ठीक है ना? समझ आ गया? ब्लैक डायमंड जो स्कूल है काला हीरा है। ठीक है ना? यार तो कौन चीज़ है? काला हीरा किसे कहते हैं? कोयला किसे कहते हैं? कोयला कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब ये ध्यान दे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बताए थे कि एंथ्रासाइट कोयला जो है कहाँ जम्मू कश्मीर में मिलता है और यहाँ रानीगंज में मिलता है। कहाँ मिलता है? रानीगंज में भी दोनों प्रकार का बिटुमिनस तो मिलवे करता है, लेकिन कुछ कुछ एंथ्रासाइट भी मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ नहीं लिख रहा, इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है ना? आज ध्यान दे, तो इससे हो गया कोयला। क्या है? कोयला के प्रकार हो गया। लेकिन कोयला का कुछ अयस्क भी होता है। तुम लोगों को पढ़ाए थे, हम केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। कोयला का अयस्क ना है, कोयला का अपरूप। क्या पढ़ाए थे? याद है? तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, याद है? कोयला का अपरूप तुम लोग पढ़ाए थे। कौन कौन कोयला का अपरूप था? जल्दी बता दे। कोयला का अपरूप कौन कौन था? कोयला को उठा पड़े तो फट जाएगा, जाम लगेगा।
तो फिर हम बताते हैं। झड़िया ला तो पहले वो पढ़ाए थे, तुम लोग क्या पढ़ाए थे? हीरा पढ़ाए थे, हीरा पढ़ाए थे, ग्रेफाइट पढ़ाए थे और बकमिस्टर फ्लोरीन पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। ये सब क्या है? ये सब कोयला का प्रकार, कोयला का अप्रूप है। क्या है? जैसे विष्णु भगवान का रूप का है, तो राम भगवान विष्णु भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का रूप है ना। उस प्रकार कोयला का अप्रूप यानी कोयला का रूप कौन है? तीनों है ना। ये तीनों जलाने काम करते हैं कि ये खनिज के रूप में थी, मतलब बोला ऊर्जा के रूप में काम नहीं करते हैं। कोयला का उपयोग जो पेंसिल का जो नोक होता है वो क्या है? ग्रेफाइट है ना। इसमें कार्बन बहुत होता है, लगभग 80 से 90% कार्बन इसमें होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? बहुत चमकीला में मुलायम होता है। क्या होता है? चमकीला, चमकता भी है, बताया था ना। ग्रेफाइट एकमात्र वो धातु जो चमकीला होता है। क्या होता है? और विद्युत का सुचालक होता है। तो चमकीला एवं क्या होता है? मुलायम। क्या होता है? मुलायम होता है, पढ़ाए थे। और ये सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? एकमात्र वो धातु जो विद्युत का सुचालक होता है। आज तुम लोग सब खा पी के बैठ गए, अब तुम लोग को हम बता रहे हैं विद्युत का क्या होता है? सुचालक। क्या होता है? और इसका आकार बताया था क्या होता है? फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन 60। इसका क्या होता है? फुटबॉल की तरह। क्या होता है? फुटबॉल की तरह, जिसको बोलते हैं बक्की बॉल्स। क्या बोलते हैं? और हीरा तुम लोग जानते हो कहता है सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। हीरा जो बनता है कोयला है, कहीं पर कोयला खानते अंदर से निकालते कहीं हीरा निकलता है। क्या निकलता है? यानी जब कोयला पर कहीं जब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तापमान और बहुत ज़्यादा जब दाब पड़ता है तो बन जाता है हीरा। क्या बन जाता है? हीरा। तो कोयला ही बनता है हीरा, लेकिन उसके लिए एक विशिष्ट तापमान और विशिष्ट दाब चाहिए। क्या चाहिए? समझ तो आ गया। अब तो हम पढ़ लिए कोयला बारे में, किसके बारे में पढ़ लिए? कोयला के बारे में। अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बोलते हैं खनिज तेल, क्योंकि तेल तो सिर्फ प्राप्त होता है। डीजल बोले तो पेट्रोलियम से, केरोसिन बोले तो पेट्रोलियम से, पेट्रोल बोले तो पेट्रोलियम से, मोम बोले जो मोम होता है पेट्रोलियम से, जो ग्रीस होता है पेट्रोलियम से। तो ये पेट्रोलियम को बोलते हैं खनिज तेल, यानी जितना तेल प्राप्त होने वाला है वो क्या है? आप यहाँ कड़वा तेल और नारियल तेल नहीं बोलना, ऐसा तो मतलब पेड़ पौधा प्राप्त होता है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं हम खनिज तेल। क्या बोल रहे हैं? तो पेट्रोलियम को ही बोला जाता है खनिज तेल। क्या बोला जाता है? अच्छा पूछा गया जिस प्रकार मतलब कोयला सर्वप्रथम मिला था कहाँ? पश्चिम बंगाल के रानीगंज से मिला था। उसी प्रकार पेट्रोलियम यानी खनिज तेल सर्वप्रथम भारत में कहाँ मिला था? तब तो पेट्रोलियम जो मिला था हम बता रहे हैं सर्वप्रथम। क्वेश्चन आता है बता कि सर्वप्रथम भारत में पेट्रोलियम यानी खनिज तेल की प्राप्ति कहाँ से हुआ? ठीक है ना। तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की प्राप्ति, पेट्रोलियम बोले खनिज तेल बोले, बखना नहीं ना। पेट्रोलियम की प्राप्ति जो हुआ यानी पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त होता है? अंदर से प्राप्त होता है, तो कुआं खोलना पड़ेगा। तो कहाँ पर हुआ? तो वह असम के डिगबोई में। तुम लोग को याद भी कराए थे, अगर आ देना है। असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई। असम तो राज्य है ना, लेकिन राज्य में कहाँ पर? डिगबोई में। कहाँ पर हुआ? तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की प्राप्ति हुआ असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में हुआ था। उसके बाद आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हो गया 1947 के बाद कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ था गुजरात। कहाँ प्राप्त हुआ? गुजरात में प्राप्त हुआ। और गुजरात के कहाँ पर? तो तुम लोग को भारत का मैप बनाए हम, भारत के निचला हिस्सा बनाए, निचला हिस्सा। तो भारत का निचला हिस्सा इसी तरह है ना। तो निचला हिस्सा में जो यहाँ पर जो है ये भाग, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। तो आज़ादी के बाद गुजरात में पेट्रोलियम कहाँ मिला? तो खंबात की खाड़ी मिला। खंबात के और यहाँ समुद्र जो है ना, और यहाँ पर घुसल है, इसको बोलते हैं खाड़ी। जो तीन तरफ से भूमि से घिरा है क्या बोलते हैं? खाड़ी। क्या बोलते हैं? जैसे बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात के खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में मिला क्या? पेट्रोलियम। क्या मिला? पेट्रोलियम। और खंबात की खाड़ी के पास ही जगह है क्या? तो अंकलेश्वर। क्या है? और अंकलेश्वर जो है ना खनिज तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है। क्या है? तो पूछेगा अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? झरिया किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। पढ़ाया था तुम लोग को। फिर पढ़ाया था तुम लोग को कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है वो किसके लिए फेमस है? तो लोहा के लिए। पढ़ाए थे, आज है तुम लोग को। पढ़ाए थे कुद्रुमुख जो कर्नाटक में किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए। तुम लोग आज है? हाँ, हम बोलेंगे तो हाँ करता है कहीं का। उसी प्रकार तुम लोग बताएंगे क्या? पढ़ाएंगे बता कि अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? तो बोलना है खंबात की खाड़ी के लिए। बोलेंगे कि कर्नाटक में कोलार की खाड़ी किसके लिए फेमस है? तो सोना उत्पादन के लिए ना बताए थे। सब खा पी के बढ़िया खाली हाँ आकर। उसी प्रकार गुजरात में एक जगह है जामनगर। क्या है? जामनगर भी है कोयला किसके लिए फेमस? तो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। पेट्रोलियम उत्पाद के आज तुम लोग जानने का था कि वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी तेल का उत्पादन हो रहा है, खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे यहाँ पर है महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या है? तो महाराष्ट्र में समुंदर में कुछ दूरी पर क्योंकि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था? समुंदर में पाया था। कहाँ पाया था? और तुम बोला समुद्र में तो पानी है, पनिया नहीं मिल जाता। पनिया ना है, समुद्र के धत्तिया घुस जा और धत्तिया खोद के फिर धत्तिया समुद्र में गया
जैसे नदियाँ होता है, नदियाँ में धरती ना होता है, पानी हमको कूदता है। तो अच्छा धरतिया के अंदर घुसता है क्या मिलता है? पेट्रोलियम। क्या मिलता है? पेट्रोलियम। तो समझा, इन्हें के पनिया घिस के निकाल लेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं क्या, तो महाराष्ट्र में एक जगह है समुंदर में जिसको बोलते हैं मुंबई हाई। क्या बोलते हैं? मुंबई हाई। ये अभी जो है सर्वाधिक जो है मतलब तेल का उत्पादन कर रहा है, खनिज तेल का उत्पादन। तो मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यहाँ तो लोग कोयला, अगर अभी तो लोग बताए थे कोयला में जो भारत क्या आत्मनिर्भर है, क्या है, लेकिन पेट्रोलियम में भारत आत्मनिर्भर ना है। अगर पेट्रोलियम में भारत आत्मनिर्भर होता तो पेट्रोल भारत में इतना महंगा थोड़े होता। कितना महंगा पेट्रोल गया, 100 रुपया पार कर गया, डीजल पार कर गया, पड़ गया ना। यानी पेट्रोलियम में भारत आत्मनिर्भर ना है, यानी भारत को जो है पेट्रोलियम खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता, कहाँ खरीदता है? तो खाड़ी देश से। खाड़ी देश किसको बोलते हैं? तो भारत के इधर क्या है? पाकिस्तान। क्या है? और पाकिस्तान के बाद इधर आएगा तुम्हारा ईरान आएगा, इराक आएगा, सऊदी अरब आएगा, ठीक है ना, UAE आएगा, ठीक है, कतर आएगा, बहरीन आएगा, कुवैत आएगा, ठीक है ना। इस समय इस सबको बोलते हैं खाड़ी देश। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सब खाड़ी के नज़दीक है, खाड़ी के, इसको बोलते हैं खाड़ी देश। क्या बोलते हैं? तो खाड़ी देश में खाली पेट्रोलियम में भरल है। क्या भरल है? पेट्रोलियम भरल है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वहाँ से भारत क्या कहता है? पेट्रोलियम को खरीदता है। पेट्रोलियम को खाड़ी देश में, खाड़ी देश किसका है? तो मुस्लिम लोग का। किसका है? ठीक है ना। और वहाँ पेट्रोलियम एकदम भरा हुआ है, पेट्रोलियम अगर एकदम भरा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर पानी इतना महंगा ना है, पानी सस्ता है, पेट्रोलियम क्या है? ये सब जो खाड़ी देश है ना, जितना भी नाम बताया, वहाँ पर पानी से सस्ता क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर पेट्रोलियम मान लो ना निकलता तो अभी भिखमंगा रहता, लेकिन पेट्रोलियम निकल गया गलती से, तो अभी लोग क्या है? बेवजह कमा रहा है, कोई दिक्कत है? निकालता है, खरीदार भेज देता है, नहीं भेज देगा, तो वही हुआ, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पर भारत, लेकिन हम बताए थे भारत जो है कोयला के क्षेत्र में क्या आत्मनिर्भर है। क्या है? यानी अपना तो पूर्ति करिए लेता है और इसको बेच भी लेता है। क्या करता है? तो बताओ, जब बेचेगा भारत तो कौन कौन देश के बेचेगा? तो हम बताए थे तुम लोग को क्या, कि भारत में जो कोयला, भारत में जो मिलता है कोयला, जो मिलता है इस क्षेत्र में मिलता है। यह क्षेत्र में बताए थे ना, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, यह क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र था ना। तो यहाँ से बताया, यहाँ जो कोयला निकलेगा तो क्या इधर लेकर आएंगे बेचने के लिए, कि यहाँ पर जो देखें बंदरगाह बताए थे, यहाँ पर क्या है? कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ पर उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, बताए थे। फिर तुमने पढ़ाया था आंध्र प्रदेश में यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तमिलनाडु में यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, केरल में यहाँ कोचिन बंदरगाह है, जहाँ पर जहाज आके लगता है, पानी का जहाज आके लगता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह या पत्तन, बंदरगाह या पत्तन, क्या बोलते हैं। कर्नाटक में यहाँ मंगलोर बंदरगाह है, गोवा में यहाँ पर मार्मो गोवा बंदरगाह है, मुंबई में यहाँ पर क्या है? तो मुंबई बंदरगाह या जवाहर बंदरगाह है। और यहाँ पर उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में बंदरगाह कांडला बंदरगाह। क्या है? तो कोयला को इतना दूर लेते आएंगे, कोयला को डायरेक्ट यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कलकत्ता पर ले जाते हैं। कलकत्ता से क्या करते हैं? कलकत्ता बंदरगाह से, कलकत्ता पत्तन बंदरगाह को बोलते हैं, पत्तन क्या बोलते हैं? कलकत्ता बंदरगाह से इधर पर म्यांमार को भेज देते हैं, फिर इधर पर भेज देते हैं, म्यांमार को भेजिए दिए, फिर अपने म्यांमार के बाद भेज देते हैं किसको? तो म्यांमार के बाद भेजते हैं बांग्लादेश को भी भेज देते हैं। फिर इधर पट्टी है क्या? इधर पट्टी तुम्हारा है इधर ये सिंगापुर। क्या है? तो सिंगापुर को भी भेज देते हैं। फिर यहाँ पर तुम लोग देखेगा श्रीलंका लटकल है, तो श्रीलंका को भी भेज देते हैं। फिर इधर देखेगा तो इधर जापान है, विश्व का मानचित्र देखा, तो जापान को भी भेज देते हैं। तो बोलेगा बता कि भारत जो है कौन कौन देश को कोयला भेजता है? तो बोलना है श्रीलंका को भेजता है, बांग्लादेश को भेजता है, ठीक है ना, म्यांमार को भेजता है, सिंगापुर को भेजता है, जापान को भेजता है। इसको भेजने के लिए कौन पत्तन यानी कौन बंदरगाह यूज़ करता है? तो बोलना है कलकत्ता बंदरगाह। क्या बोलना है? समझ तुम आया? जैसे लोहा तुम लोग पढ़ाए थे लोहा के बारे में, तो लोहा में इधर से भेजा जाता था, इधर भेजा जाता था। तो इधर से इधर पर जो बंदरगाह का यूज करते थे भेजने के लिए, उसमें था कलकत्ता के मंगलोर बंदरगाह। बताए थे तुम लोग को। जो भेजते थे कहाँ? तो भेजते थे ईरान भेजते थे और यूरोपीय देश भेजते थे, बताए थे। और इधर वाला जो करते थे विशाखापट्टनम का, ये बताए थे। और विशाखापट्टनम से हम करते थे किसको भेजते थे? जापान को, दक्षिणी कोरिया को, इसको भेजते थे क्या? लोहा। क्या भेजते थे? क्योंकि लोहा में भारत क्या आत्मनिर्भर था। क्या था? तुम लोग को याद आ रहा है? तो यहाँ पर हो गया क्या? तो कोयला को कहाँ से भेजता है? तो कोयला को भेजता है कहाँ से? तो कोलकाता पत्तन से। कोलकाता पत्तन बोले तो बंदरगाह, पत्तन बोले तो बंदरगाह। कहाँ भेजता है? तो भेजता है कहाँ पर? तो श्रीलंका हो गया, ठीक है ना। और कहाँ भेजता है? तो बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, कहाँ हो गया? जितना भी पूर्व में देश है, ठीक है ना, और जापान हो गया। इसको भेजता है भारत कोयला। समझ आ गया तुम लोग को? जल्दी छाप इतना, उसका आगे पढ़ाएंगे। और तुम लोग को अच्छा लगा तो बगल लाइक शेयर करो, अगर बगल बता, ठीक है ना, चैनल के बारे में। चलिए ध्यान दे। तो हम लोग खनिज तेल के बारे में पढ़ रहे थे ना, खनिज तेल के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो खनिज तेल के बारे में जितना था पढ़ लिए। अब बोले भारत में खनिज तेल को खोजता कौन है? उसका ध्यान देना। भारत में खनिज तेल तो मतलब ऐसा ना है कि हाँ खनिज तेल सपना में आया कि हम बता दिए हम यहाँ पर निकाल ले, ऐसा ना है। उसको खोजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पता लगाना पड़ता है कहाँ पर ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर खनिज तेल है, पता लगाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो खनिज तेल को जो भारत में पता लगाने वाला सरकारी जो कंपनी है उसका नाम है, सरकार के हाथ में है, किसके हाथ में है? सरकारी जो कंपनी है उसका नाम है OIL। क्या नाम है? OIL। ऐसा याद रहेगा। ऑयल मतलब क्या तेल होता है, क्या होता है बोलेगा। OIL का स्थापना कब किया भारत सरकार ने? तो किया था 1981 में, 1900। और OIL का फुल फॉर्म क्या था? तो O से OIL, O से, ठीक है ना। I से इंडिया, I से इंडिया, L से लिमिटेड, L से समझ तुम लोग आया रे। OIL मतलब कौन सी? तेल। OIL मतलब कौन सी? OIL इंडिया लिमिटेड, OIL इंडिया लिमिटेड। तो बोलेगा OIL इंडिया लिमिटेड का OIL इंडिया लिमिटेड का काम क्या है? तो खनिज तेल का पता लगाना, खनिज तेल का पता लगाना, जिसका स्थापना 1981 में किया था OIL इंडिया लिमिटेड, OIL इंडिया। फिर तुमको बताया था कि परंपरागत ऊर्जा यानी और नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको बहुत सारा भाग में बांटे थे। एक कोयला बोले थे, एक पेट्रोलियम 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 बोले थे, पेट्रोलियम को बोले थे खनिज तेल। क्या बोले थे? तो कोयला पढ़ लिए, पेट्रोलियम पढ़ लिए ना, खनिज तेल पढ़ लिए ना। अब बच्चा प्राकृतिक गैस, क्या बता? तब पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक गैस यानी पृथ्वी के अंदर से जो गैस प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है ना। चाहे LPG हो, चाहे CNG, कुछ भी गैस प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भारत क्या आत्मनिर्भर है, यानी भारत में प्राकृतिक गैस बहुत है। इसलिए सबको मिल रहा है क्या? गैस सिलेंडर घरे घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखो जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ प्राकृतिक गैस मिलना फिक्स है। पेट्रोलियम के ऊपर होता है प्राकृतिक गैस, क्योंकि सिंपल बात है, पेट्रोलियम होता है क्या? तेल द्रव के रूप में होता है, और गैस के रूप में होता है। तो द्रव नीचे रहेगा, तो गैस ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पर जरूरी ना है कि जहाँ पे प्राकृतिक गैस मिल गया वहाँ पर ही पेट्रोलियम मिले, जरूरी ना है। लेकिन जहाँ पेट्रोलियम मिला वहाँ प्राकृतिक गैस मिलना फिक्स है, ठीक है ना। जरा उठा पड़े देंगे फट जाएगा। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है, कहाँ? तो अभी जो प्राकृतिक गैस मिल रहा है वो दो क्षेत्र है। त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा है, एक है राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। एक त्रिपुरा और एक राजस्थान है, ठीक है ना। त्रिपुरा और राजस्थान से उत्पादन अभी हो रहा है। जो हम लोग का जो गैस इतना मिल रहा है ना, यही दो जगह से अभी उत्पादन हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक गैस को खोज करने की जो जिम्मेदारी दिया गया वो दिया गया गेल नामक कंपनी को। गेल नामक GAIL, गेल नामक कंपनी को, जिसका स्थापना 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में हुआ था। जिसका फुल फॉर्म होता है G से गैस, जैसे O से OIL मतलब तेल, तो G से गैस, यानी कहाँ भारत में, मतलब कहाँ पे प्राकृतिक गैस से पता लगा, उसका उत्पादन करो। इसका जिम्मेदारी कौन लिया? गेल। कौन लिया? गैस। ऐसे ऑथोरिटी, ठीक है ना। और ऐसे गैस ऑथोरिटी, I से इंडिया, L से लिमिटेड को शॉर्ट में लिखते हैं LTD। क्या लिखते हैं? समझ आ गया। तो बोलेगा गेल का काम क्या है? तो गेल का स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑफ दे देना, ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका काम है प्राकृतिक गैस का पता लगाना। प्राकृतिक गैस का तो गेल जो है पता लगाया था, बहुत भारत में बहुत जगह पर पता लगा लिया प्राकृतिक गैस है। इतना प्राकृतिक गैस है कुछ कहने के लिए, यानी आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। जैसे पता लगाया था कहाँ पर? तो पता लगाया अभी गुजरात में भी है। कहाँ पर है? गुजरात में प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना। मुंबई में है, मुंबई में कहाँ पर है? तो बताया था मुंबई हाई जो समुंदर में है। कहाँ पर है? मुंबई हाई समुंदर में। यहाँ पर पेट्रोलियम का भी उत्पादन हो रहा है और प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन हो रहा है। मुंबई हाई कहाँ है? तो समुंदर में 176 किलोमीटर दूर पर, 176 किलोमीटर दूर पर है मुंबई हाई। क्या है? मुंबई हाई है, ठीक है। जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन भी हो रहा है, प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन हो रहा है। और कहाँ खोजा था? तो खोजा था उड़ीसा के तट पर भी पता लगाया था कहाँ प्राकृतिक गैस भरा हुआ है। और कहाँ पता लगाया है? तो और पता लगाया है कहाँ पर? झारखंड में पता लगा लिया। कहाँ पर? झारखंड में भी प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना। और कहाँ पता लगाया? तो और लगाया है कहाँ पर? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कौन नदी बताया? पता तुम लोग जब पढ़ा रहे थे हम, क्या नदी जब जल ऊर्जा पढ़ा रहे थे ना, तो उससे पढ़ाए थे तुम लोग जल संसाधन पढ़ा रहे थे। उसमें पढ़ाए थे तुम लोग क्या पढ़ाए थे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दो नदी बताए, कृष्णा या गोदावरी। पढ़ाए थे ना। तो हम बोल रहे हैं क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गेल जो कंपनी है पता लगा लिया। किसका पता लगा लिया? कि यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पर भी जो है प्राकृतिक गैस भरा हुआ है। प्राकृतिक गैस जब काम पड़ेगा तो निकालेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो है कहाँ पर? तो यह है मेरा कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में। कृष्णा और गोदावरी नदी के तुम लोग बोला बेसिन किसे बोलते थे? बेसिन तुम लोग घर में नहीं रहता, हाथ धोने वाला बेसिन में होता है।
होता है ना। तो उसमें बेसिन में क्या होता है, बेसिन में कहीं भी पानी गिरेगा सब पानी दौड़ के नीचे आएगा, यानी गहरा वाला भाग में आता है ना। उसी प्रकार नदी का भी बेसिन होता है, जो गहरा वाला जो भाग होता है नदी का वो क्या करता है, बेसिन क्या करता है, कहीं भी पानी आएगा सब वहीं पर आ जाएगा, हरा आ जाएगा ना, उसको बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं, तो नदी के गहरा वाला भाग में क्या है, तो क्या है, तो वहाँ पर है प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस। समझ आ गया तुम लोग को। हाँ, और कहाँ पता लगाया, तो और पता लगाया था अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार क्या है, तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बताया था भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से अंडमान निकोबार भी क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का केंद्र शासित अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का पता लगाया। इसकी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। इतना प्राकृतिक गैस यहाँ भरा हुआ है कि 30 साल तक खरी अगर यहीं से निकालता रहेगा तब तक खत्म ना होगा, ये सब बंद कर देगा। और 30 साल तक यहाँ से खरी निकालते रहेगा तब भी खत्म होने वाला, ये सबसे बड़ा यहीं पर है। समझ तो लोग आ गया, प्राकृतिक गैस के बारे में समझ गया। अब प्राकृतिक गैस में जो हम लोग घरेलू गैस, प्राकृतिक गैस के रूप में जो हम लोग घरेलू गैस के यूज करते हैं, घरेलू गैस का वो 2 को यूज करते हैं। कौन करते हैं, ठीक है ना। एक होता है LPG, क्या होता है, एक होता है क्या LPG, और एक होता है CNG। तुम जानते कहता है कि बम्बई में जितना भी बड़ा बड़ा शहर में ऑटो चलता है CNG चलता है। LPG फुल फॉर्म क्या होता है, LPG होता है लिक्विफाइड, क्या होता है, लिक्विफाइड, P से पेट्रोलियम, और G फॉर गैस, तो लोग बताते हैं LPG में जो सबसे मुख्य घटक है, LPG बनता है 3 चीज़ से, बनता है एथेन, एक प्रोपेन, एक ब्यूटेन। लेकिन तीनों मेन कौन होता है, ब्यूटेन। कौन है, तो बोलेगा LPG का मुख्य घटक क्या है, तो बोलना है ब्यूटेन। और ब्यूटेन में भी कौन ब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन। तुमने पढ़ाए थे आइसोब्यूटेन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, कार्बन में उसके यौगिक में देख लेना, पढ़ाए थे ना। तो आइसोब्यूटेन मेन है, कौन है, आइसोब्यूटेन। और CNG जो है, CNG में जो सब मेन है वो होता है मीथेन। क्या होता है, ठीक है ना। CNG कैसे बनता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, मतलब नेचुरल मतलब क्या, प्राकृतिक का, जी मतलब गैस। तो जब प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस समझना, दबाते हैं, यानी क्या करते हैं, जब प्राकृतिक गैस को दबा कर क्या करते हैं, गैस है देखो, जैसे यहाँ पर LPG क्या है, LPG क्या है, गैस है, क्या है, लेकिन उसको गैस सिलेंडर में क्या करते हैं, उसको दबा कर द्रव में बदल देते हैं, ना बोलते हैं। तो गैस सिलेंडर जब तक वो है तब तक वो किस में है, द्रव अवस्था में, यानी पानी की अवस्था में ना है। जैसे बाहर निकलता तो बन जाता है द्रव, क्या बन जाता है, क्योंकि अंदर में उसमें दबाव बहुत है, ठीक है ना, क्या है, दबाव बहुत है तो बना ले पानी, क्या बना ले। लेकिन बाहर निकलता है तो दबाव खत्म हो जाता है, तो क्या बन गया, गैस। क्या बन गया, उसके बगैर यहाँ पर कंप्रेस मतलब दबाना, क्या मतलब, तो दबा कर उसके नेचुरल गैस को जब दबा देते हैं तो होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है, और ये इसका यूज करते हैं कहाँ पर, तो वाहनों में ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। पता है तुम लोग को, पता है ना। और CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है C फॉर कंप्रेस्ड, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, और G फॉर गैस, याद रहेगा, अरे उससे पहले तुम लोग खनिज तेल में हमें कुछ लिखाना भूल गए थे। खनिज तेल कैसे, खनिज तेल को हम तो निकाल ले समुद्र के अंदर से, पेट्रोलियम को समुद्र के अंदर से निकाल लिया ना, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए कहीं पर तो उसका कारखाना होगा। तो जो कुछ कारखाना जो मेन है उसको याद रखना, एक कारखाना जो खनिज तेल को शुद्ध के लिए, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, खनिज तेल के शुद्ध के लिए कारखाना, खनिज तेल तो यहाँ लिख ले हैं, खनिज तेल शुद्धिकरण कारखाना जो है कहाँ है, तो कुछ याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर याद रखना कि वो मुंबई में है, मुंबई के ट्राम्बे में क्या है, तो खनिज तेल शुद्धिकरण कारखाना, ठीक है ना। उसको निकाल लिए सर, कि समुद्र से निकाले, चल देते हैं अथिया में, बैक में लेते भरा देते हैं, चल रहेगा, बेकम फंस जाएगा, सब कचरा होता है ना। तो ट्राम्बे में कारखाना है, क्या है, खनिज तेल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। और कारखाना कहाँ है, तो और कारखाना है गुजरात के जामनगर, ने बताए थे। तो गुजरात के जामनगर में भी कारखाना है, किसका, तो खनिज तेल को शुद्ध करने के लिए, पेट्रोलियम को शुद्ध करने, तो जामनगर में। कहाँ पर है, उसी प्रकार वो बिहार में है, बिहार ला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में है तो बिहार के हम जब लोग एग्जाम देंगे तो बिहार में है बरौनी, क्या है, तो लोग बताए ना, बिहार में जो बरौनी है क्या है, तो यह है पेट्रोलियम शुद्धिकरण कारखाना, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए। उसी प्रकार वो है मथुरा में, मथुरा कहाँ पर है, बताए कौन राज्य में है, यूपी में ना है, यूपी में है मथुरा, क्या है, तो मथुरा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण कारखाना, तो याद रहेगा इतना। में पूछेंगे तो कहाँ पर है, मुंबई में पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, जामनगर कहाँ है, तो गुजरात में पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, बरौनी कहाँ है, तो बिहार में पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, मथुरा कहाँ है, तो यूपी में पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए। समझ तुम लोग आ गया। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, इसके बारे में पढ़ लिए ना, हाँ, इसके बारे में पढ़ लिए कि प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है, इसमें घरेलू गैस क्या है, इसके बारे में पढ़ लिए, हो गया ना। अब तुम लोग पता है कि इस तो प्राकृतिक गैस बारे में पढ़िए लिए, आप लोग पता है कि हमको जो है ना, मतलब विद्युत का उत्पादन करते हैं, विद्युत का जो उत्पादन करते हैं वो बहुत तरह से करते हैं। एक होता है तापीय, क्या होता है,
तापीय मतलब जो कोयला के द्वारा, कोयला को जलाकर यानी कोयला से ताप उत्पन्न करके जो भाप बनाते हैं, भाप क्या करता है, एकदम दौड़ के जाता है, टरबाइन को घुमाता है तो बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो तापीय विद्युत ऊर्जा जो होता है, ताप के द्वारा विद्युत को उत्पन्न करना बोलते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ये होता है कोयला के द्वारा। क्या होता है? कोयला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोयला के द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन कोयला से अच्छा कौन होता है? तो होता है कौन? कोयला से अच्छा होता है ये वाला जो बताए थे तुम लोगों को। क्या तो बताए थे? नाभिकीय ऊर्जा बताए थे ना। नाभिकीय ऊर्जा में क्या क्या आता है? पेट्रो यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, प्लूटोनियम आता है। बताए थे ना कि यूरेनियम जो है क्या है, इसका मतलब बहुत शक्तिशाली है, 1 ग्राम से इतना ऊर्जा दे देगा कुछ कहने का नहीं, इससे परमाणु बम बनता है। बताए थे ना। तो तापीय विद्युत का यूज करेंगे कहाँ पर? तो कहते हैं जहाँ पर मान लो यूरेनियम नहीं मिल रहा है वहाँ पर करेंगे क्या? तापीय विद्युत का यूज करेंगे, कोयला ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे। लेकिन जहाँ यूरेनियम मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। इसी को बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। क्या बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा हम किसका यूज करते हैं? परमाणु ऊर्जा यूज करते हैं यूरेनियम का। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। और किसका यूज करते हैं? तो थोरियम का भी। किसका यूज करते हैं? थोरियम, ठीक है ना। इसका 1 ग्राम, इस सबका 1 ग्राम में इतना एनर्जी मिलेगा कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। और इसको यूज करते हैं प्लूटोनियम। किसका यूज करते हैं? प्लूटोनियम का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ताप विद्युत, अच्छा बता, ताप विद्युत जो कोयला से जला कर जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसके लिए भी एक संगठन होगा। ऐसा इसके लिए क्या था? गेल था प्राकृतिक गैस के लिए, और खनिज तेल के लिए ऑयल था। उसमें का ताप विद्युत केंद्र के लिए वो कंपनी है, इसको बोलते हैं एनटीपीसी। क्या बोलते हैं? देखो बाढ़ में लगल है ना एनटीपीसी कारखाना, बिहार में ना लगल है बाढ़ में। तो लोग जाएगा पटना देखना, बाढ़ में से बिहार का सबसे बड़ा कारखाना लगल है जहाँ पर कोयला से बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसको बोलते हैं एनटीपीसी। तो एनटीपीसी कारखाना कहाँ है? वो बाढ़ में है। कहाँ पर है? एनटीपीसी फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल टी फॉर थर्मल। थर्मल मतलब तापीय, THER थर्मल। और पी से पावर, पी से पावर, IC से कॉर्पोरेशन, तो बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या था? बोलना है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये क्या कहता है? तो कोयला के द्वारा जहाँ जहाँ मतलब बिजली उत्पादन हो रहा है उसका जिम्मेदारी किसको दिया है? तो एनटीपीसी को मिला है। समझ आ गया तुम लोग को? अब देखिए आप यूरेनियम बताए थे बहुत खतरनाक होता है, बताए थे ना। इसका 1 ग्राम से इतना ऊर्जा मिलेगा, वो कोयला के 1 ग्राम से इतना ऊर्जा मिला उसका 1 करोड़ गुना होता है, बताए थे ना। यानी इससे बिजली उत्पादन करेगा तो काफ़ी अच्छा होता है। कोयला बच जाता है ना, बच जाएगा 1 ग्राम में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन जल्दी मिलता ना है। लेकिन यूरेनियम पूछेगा, ऐसा बताया था लोग, लोहा का 4 गैस होता है बताए थे, कोयला का भी 4 गैस होता है बताए थे। उसका यूरेनियम का गैस का पिच ब्लेंड क्या है? पूछेगा पिच ब्लेंड किसका आयस्क है? तो क्या बोलना है? यूरेनियम का। यानी यूरेनियम जो प्राप्त होता है कहाँ प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। कहाँ होता है? और थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनोजाइट। क्या है? क्या है? मोनोजाइट है। बोलेगा मोनोजाइट से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? बोला थोरियम। क्या बोलना है? थोरियम, ठीक है ना। और यूरेनियम जो है ये कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में हमको यूरेनियम मिलता है। झारखंड के कौन जिला में? तो झारखंड के सिंहभूमि जिला में। कौन जिला में? और सिंहभूमि में भी कहाँ पर? तो सिंहभूमि में भी जादूगोरा में। कहाँ पर? जादूगोरा में। तो बोलेगा जादूगोरा किसके लिए फेमस है? तो बोलना यूरेनियम के लिए फेमस है। जैसे कोलार के खाल किसके लिए फेमस है? सोना के लिए फेमस है, बताए थे अभी तुम लोग को, नहीं बताए थे? बेला डीला और कुदरेमुख किसके लिए फेमस है? तो लोहा के लिए फेमस है, बताए थे? झरिया किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। उसी प्रकार यूरेनियम जो है, जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। समझ तुम लोग आ गया? और सिंहभूमि में तुम लोग जब कोयला लोहा पढ़ा रहे थे तो सिंहभूमि भी बताए थे लोहा मिलता था, बताए थे ना। अब मोनोजाइट कहाँ मिलता है? तो मोनोजाइट मिलता है केरल के तट पर। केरल के तट पर क्या मिलता है? मोनोजाइट। क्या मिलता है? भारत में यूरेनियम बहुत कम मिलता है, यूरेनियम बहुत कम मिलता है, लेकिन थोरियम जो है भारत में, थोरियम के उत्पादन में भारत जो है विश्व में 1 नंबर पर है। किसके उत्पादन में? थोरियम के उत्पादन में 50% थोरियम खाली भारत में होता है। आला थोरियम कहाँ होता है? भारत में। कहाँ होता है? भारत में। समझ आ गया? अब इसके द्वारा जो बिजली का उत्पादन होगा उसको बोलेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या बोलेंगे? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु के द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है उसको बोलेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र सब जगह नहीं बनेगा, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं बनता वहाँ कोयला द्वारा बिजली उत्पादन कर लेते हैं। समझ तुम लोग आया? तो हम पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, कहाँ पर लिखें? देखें यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु। क्या लिख रहे हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी यूरेनियम के द्वारा बिजली पैदा करना, थोरियम के द्वारा बिजली पैदा करना, प्लूटोनियम के द्वारा बिजली पैदा करना, ठीक है ना। उसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना। थोड़ा इधर लिख रहा है परमाणु, क्या बोल रहा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नाभिकीय। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं अथी, जब फिजिक्स में पढ़ा रहे थे अथी क्या बोलते हैं, हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे। तुम लोग को याद आ रहा है कुछ?
ना अति चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में भी बताए थे इसके बारे में, ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद कर लेना। देखो यहाँ पर एक मेरा है यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में जो है वह है नरौरा, क्या है, तो बोलेगा नरौला नाभिकीय रिएक्टर या नरौला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बोलना यूपी में। कहाँ पर बोलना, यूपी में। राजस्थान में भी एक ठो है, ठीक है ना। तो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रावट भाटा। क्या है, रावट भाटा, याद आ रहा है। या इसी को बोलते हैं राणा प्रताप, क्या बोलते हैं, राणा प्रताप, क्योंकि राणा प्रताप, महाराणा राणा प्रताप कहाँ था, राजस्थान का था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है तुम्हारा गुजरात में एक ठो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसको बोलते हैं काकरा पारा, क्या बोलते हैं, तो बोलेगा काकरा पारा ऊर्जा संयंत्र यानी नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है, तो बोलना है गुजरात। क्या बोलना है, उसी प्रकार तुम्हारा कर्नाटक में भी एक ठो है, कहाँ पर है, कर्नाटक में भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है ना, नाभिकीय रिएक्टर है जिसका नाम है कैगा। क्या नाम है, तो बोलेगा कैगा कहाँ है, तो बोलना है कर्नाटक। क्या बोलना है, कर्नाटक। उसी प्रकार जो है तमिलनाडु में भी है, कहाँ पर है, पहले लिख लेते हैं महाराष्ट्र, क्या लिख देते हैं, महाराष्ट्र में भी है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है भी है, जिसको बोलते हैं तारापुर। क्या बोलते हैं, तारापुर। क्या बोलते हैं, तारापुर जो है ये मतलब जो है एशिया का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी नाभिकीय रिएक्टर है, एशिया का सबसे पुराना, सबसे पुराना है ये। क्या है, ये सबसे पहले यही बना था, सबसे पहले क्या बना था, यही बना था, तो सबसे पुराना है, ठीक है ना। उसी प्रकार तमिलनाडु में दो है, तमिलनाडु में क्या हुआ है, तमिलनाडु में दो है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है निचुआ में, ठीक है ना, जो श्रीलंका से लगता है, श्रीलंका से। तो तमिलनाडु में दो है, क्या हुआ है, एक है कलपक्कम, क्या है, कलपक्कम, ठीक है ना। एक है कुडनुकुलाम, क्या है, कुडनुकुलाम है, ठीक है ना। तो दो है, बोले कलपक्कम नाभिकीय रिएक्टर, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बोलना है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कुडनुकुलाम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है, और ये जो कलपक्कम है ना, यह है स्वदेशी, यानी इसको बनाने में, कलपक्कम को बनाने में किसी देश का सहयोग नहीं लिया था, यानी स्वदेशी है। क्या है, बाकी बस सबको बनाने में क्या लिया, कोई देश का सहयोग लिया था, क्या लिया, कोई देश को। कुडनुकुलाम जो अभी बनिए रहा है, कुडनुकुलाम अभी नवीनतम है। क्या है ये, क्या है, नवीनतम समझ रहा है, सबसे नया में अभी ये बनते हैं, अभी उत्पादन भी कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, इसका क्या रहा, कुछ बन रहा है, और इसको बनाने में जिसका यूज ले रहा है उधर से रसिया। क्या है, समझ तो लोग आ गया। तो इस प्रकार हम पढ़ लिए किसके बारे में, तो इस प्रकार हम पढ़ लिए हैं नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, या नाभिकीय रिएक्टर के बारे में भी पढ़ लिए। तो ये पढ़ लिए किसके बारे में पढ़ लिए, तो हम परंपरागत ऊर्जा यानी और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अगला बार में ही खत्म हो जाएगा गैर परंपरागत, उतना इंपॉर्टेंट ना है गैर परंपरागत, समझ आ गया ना। तो पढ़ेंगे गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ये खत्म हो गया ना, जल्दी छाप, और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। चलिए रहने, तो हम लोग परंपरागत ऊर्जा यानी और नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ लिए ना। अब पढ़ेंगे नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत ऊर्जा, उतना बड़ा ना है, ठीक है ना, उसको जल्दी पढ़ के निपटा देंगे, ठीक है। चल देखें यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जान लें कि हम जो परंपरागत ऊर्जा पढ़े थे यानी और नवीकरणीय ऊर्जा जो पढ़े थे, परंपरागत ऊर्जा यानी और नवीकरणीय ऊर्जा जो पढ़े थे, इसे पढ़े थे कोयला, क्या पढ़े थे, कोयला पढ़े थे, पेट्रोलियम गैस, क्या पढ़े थे, पेट्रोलियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, और पढ़े थे प्राकृतिक गैस, क्या पढ़े थे, प्राकृतिक गैस, इसे पढ़े थे ना। तो ये सब जो है कौन चट्टान से प्राप्त होता है, चट्टान बहुत प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान होता है, अपसारी चट्टान होता है, रूपांतरित चट्टान होता है, पढ़ाए थे तुम लोगों ने, पिछला चट्टान में तुम लोग इसे पढ़ाए थे, याद आ रहा है। तो बहुत चट्टान बहुत प्रकार का होता है, तो इसमें से कौन चट्टान से कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मिलता है, तो तुम लोग बताए थे मिलता है अपसारी चट्टान से। किससे मिलता है, अपसादी चट्टान से। और अपसादी चट्टान को ही बोलते हैं परतदार चट्टान, क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान, यानी परत दर परत बैठा रहता है, जमा रहता है, उसको बोलते हैं परतदार चट्टान। जैसे तुम लोग घर में रहता है ना, घर का जो हुरा निकलता है, फेंकते जा रहा है, परत दर बैठने आता है, तो परतदारी चट्टान क्या हो गया। तो उसी प्रकार परतदारी चट्टान से प्राप्त होता है, यानी जब पृथ्वी क्या होता है, भूकंप आता है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो नीचे घुस जाता है, पेड़ पौधा जीव जंतु नीचे जाकर दब गया, तो वही सब क्या बन जाएगा जो चट्टान का निर्माण करेगा, उसको बोले अपसारी चट्टान, उसी से मिलता है तीनों गैस, समझ आ गया। तो बोले कोयला किससे मिलता है, अपसारी चट्टान से यानी परतदार चट्टान से, पेट्रोलियम किससे मिलता है, अपसारी चट्टान यानी परतदार चट्टान से, प्राकृतिक गैस किससे मिलता है, परतदार चट्टान से यानी अपसारी चट्टान से। कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे हम गैर परंपरागत ऊर्जा वाला, क्या पढ़ेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा या इसी को बोलते हैं नवीकरणीय, क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो गैर परंपरागत किससे कहेंगे, तो सिंपल बात है, जिसका संसाधन वो लिमिटेड हो यानी समाप्त होने वाला ना हो, जिसे हम पुनः अपनात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं। इससे सबसे पहले तुम लोग को बताए थे, इसमें सबसे पहले जो बताए थे पवन ऊर्जा, क्या बताए थे, पवन ऊर्जा,
फिर तुम लोग को बताए थे पवन ऊर्जा के बारे में बताए थे तुम लोग को सौर ऊर्जा बताए थे, न बताए थे, सौर ऊर्जा बताए थे। फिर बताए थे तुम लोग को ज्वारीय ऊर्जा, यानी समुद्र में जो ज्वार उठता है, ठीक है ना, जो लहर जो मारता है उसको बोलते ज्वारीय ऊर्जा था, ज्वारीय ऊर्जा बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे क्या भूतापीय ऊर्जा, भूमि के तापमान के कारण जो पानी गर्म होता है उससे जो भाप निकलता है उससे जो हम टरबाइन को घुमाएंगे तो उसको बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? भूतापीय ऊर्जा। और क्या होता है? तो भूतापीय ऊर्जा के बाद ज्वारीय ऊर्जा पढ़ लिए, भूतापीय ऊर्जा पढ़ लिए, और तरंग ऊर्जा भी होता है। क्या होता है? तरंग ऊर्जा भी होता है, यानी समुद्र में जो तरंग चलता है, लहर जो चलता है ना, जो पानी की धारा चलता है उसको होता है तरंग ऊर्जा, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? तरंग ऊर्जा। क्या बोलेंगे? तरंग ऊर्जा। और एक होता है महासागरीय। क्या होता है? महासागरीय तापीय ऊर्जा, यानी महासागर के पानी में ऊपर के पानी गर्म है, नीचे पानी ठंडा है, तो उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे हम, ठीक है ना, यंत्र के प्रयोग करके, मशीन के प्रयोग करके, उससे बोलेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है ना। तो ये दोनों बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, नहीं दिया हुआ है तुमको, ये पढ़ना है, इसमें से पढ़ना है किसके बारे में? तो बायोगैस के बारे में। किसे पढ़ना है? बायोगैस, यानी बायोगैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? तो पवन ऊर्जा तुमको बता दिए, पवन ऊर्जा चलते, पवन ऊर्जा जो प्राप्त होता है पवन चक्की से। किससे प्राप्त होता है? अब पवन चक्की वैसा क्षेत्र में हम स्थापित करेंगे जहाँ पर हवा बहुत तेज चलता हो, यानी पवन चक्की स्थापित करने का सबसे अच्छा भाग जो है क्या? समुद्र तट। समुद्र तट में हवा बहुत तेज से चलता है ना, समुद्र तट के किनारे। तो पवन चक्की को चलने के लिए तुम लोग बताए थे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा को चाहिए, कम से कम इतना जरूर चाहिए, और इस तरीके से ज़्यादा होता है, ज़्यादा उत्पादन होगा, बताए थे तुम लोग को। फिर तुम पवन ऊर्जा के बारे में बताए थे, पवन ऊर्जा के बारे में बताए थे कि पवन ऊर्जा के बारे में जो है अति भारत में जो है इससे पवन चक्की से जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20,000 मेगावाट हो रहा है। कितना हो रहा है? यानी 20,000 MB, यानी मेगाबाइट। तो बोले कितना पवन चक्की से भारत में कितना मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? तो बोलना 20,000। क्या बोलना है? फिर तुमको बताया कि सर्वाधिक जो पवन चक्की लगा है वो कौन देश में लगा है? तो वो लगा है कहाँ पर? तो वो लगा है डेनमार्क में। कहाँ लगा है? डेनमार्क में। इसलिए डेनमार्क को हम बोलते हैं पवन चक्की का देश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पवन चक्की का देश बोलते हैं, पवन चक्की का देश बोलते हैं। तुम्हें पता है? पता है ना। फिर तुम लोग को बताए थे क्या कि जो पूछेगा सर्वाधिक पवन चक्की से ऊर्जा का उत्पादन करके सर्वाधिक खपत बोले तो दोहन कौन देश में होता है? सर्वाधिक पवन चक्की वाला ऊर्जा का खपत यानी दोहन कौन देश में होता है? तो हो जाएगा नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। लेकिन भारत में ठीक है ना, गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात में देखना, भारत के ये भाग बनाते हैं ना, तो ये भाग जो है गुजरात वाला वो कहता है कच्छ। क्या कहलाता है? तो गुजरात के कच्छ में एक जगह है लांबा। क्या जगह है? लांबा में जो है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो बोलेगा एशिया का, भारत में कौन क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो क्या बोला? लांबा। क्या बोला है? गुजरात के कच्छ के लांबा में। गुजरात के कच्छ के यहाँ पर क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा, क्या बोल रहा है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और दूसरा में जो बना हुआ है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु के तूतीकोलन में। तमिलनाडु के, जैसे गुजरात के कच्छ में बोले थे ना, उसी प्रकार तमिलनाडु में एक जगह है, समुद्र के किनारे एक जगह है, इसको बोलते हैं तूतीकोलन। क्या बोलते हैं? तू तो दुर्गी कर, तो हर्षी कर, कोरोनो, तूतीकोलन में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है ना। तो ये हो गया किसके बारे में? पवन ऊर्जा बारे में पढ़ लिए ना? पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होता है प्राप्त होगा सोलर प्लेट से। किससे प्राप्त होता है? ना प्राप्त होता है सोलर प्लेट से। तो सोलर प्लेट से प्राप्त होने वाला ऊर्जा सौर ऊर्जा बोलते हैं। सोलर प्लेट से कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है? तो सोलर प्लेट से ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश सूर्य के प्रकाश लेता है ना, तो प्रकाश ऊर्जा को बदल लेता है। किसमें? तो प्रकाश ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, तो बोलेगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम बता दे। क्या बनना है? सोलर प्लेट। क्या बनना है? आप लोग बता दें सोलर प्लेट में जो दर्पण का यूज करते हैं, कौन दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण। सोलर प्लेट बोले या सोलर कुकर बोले, दाढ़ी बनाने में बोले, या गाड़ी के हेडलाइट मसाज लाइट बोले, या सोलर भट्टी में बोले, या डॉक्टर द्वारा का नाक, दांत, गला आदि के जांच में बोले, सगरो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? लेकिन पीछे के वस्तु के देखने में कौन दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। बता रही है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और तुम्हें बताया था सोलर प्लेट बनाने में जो देखता है, सोलर प्लेट में क्या होता है? इस तरह जो काला जो होता है धारी ऐसा होता है ना,
उसको बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल। और जब सौर सेल बहुत मिल जाता है तो बनता है सौर पैनल। तुमको बताए थे जब बहुत सारा सौर सेल को मिला लो तो क्या बनता है? सौर पैनल। क्या बनता है? तो ये जो बना होता है किससे बनाता है? इसमें जो बना होता है उसमें उपधातु का यूज होता है। किसका यूज होता है? उपधातु का यूज होता है। उपधातु का नाम है सिलिकॉन। क्या है? तो बोलेगा सोलर प्लेट बनाने में किसका यूज होता है? तो बोलना सिलिकॉन का यूज होता है। तो लोगों को सिम देखेगा, चिप देखेगा, उसमें जो पतला पतला सा जो परत होता है, पतला सा जो ब्लेड होता है, जो पीला पीला ऐसा क्या होता है? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। समझ तुम लोग आ गया? सौर ऊर्जा का जो अभी सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पर? हो रहा है गुजरात के भुज में। गुजरात के। तो बोलेगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बोलना है गुजरात के भुज में। भुज जिला है। क्या है? कच्छ भी क्या है? जिला है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? तो गुजरात के कच्छ। गुजरात के कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना? उसमें गुजरात के भुज में जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया। सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया। लेकिन अगर भारत में बोलेगा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया जा सकता है? तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा। ज़्यादा गर्मी कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। राजस्थान में ज़्यादा मरुस्थल है। मरुस्थल तो पूरा खाली है। पूरा खाली तो सूर्य का किरण वहाँ डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो कहाँ पर हो सकता है? तो राजस्थान में संभावना बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में क्या है? लेकिन उत्पादन अभी ना हो रहा है। लेकिन राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा का संभावना सबसे ज़्यादा है। सौर ऊर्जा का क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन का संभावना सबसे ज़्यादा है। संभावना क्या है? सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब पढ़ते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? ज्वारीय। तो ज्वारीय तुम्हें जाता है ना, नदी देखो समुद्र में जो लहर उठ के आएगा और वो तट से जो टकराएगा, सागर तट से जो टकराएगा उसको बोलते हैं क्या? ज्वार। क्या बोलते हैं? तो ज्वार जैसे आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मेरा क्या है? समुंदर है। क्या है? समुंदर है। और यहाँ पर ये मेरा क्या है? तट है। तो यहाँ पर बना दिए हम बांध। क्या बना दिए? ऐसे पनिया हुमच का आता रहता है, उछले आता है, आता है ना। जब पनिया उछले आएगा तो यहाँ से बांध को उछल के पार कर जाता है। पार कर जाएगा ना? क्या करेगा? ये पनिया ने उछलते आता समुद्र लाता है ना। तो जैसे जैसे बांध से टकराएगा तो बांध से और यहाँ फान कर हम पार कर जाएगा ना। लेकिन लौटते समय ना धीरे धीरे जाता है। मरल ऐसा नहीं आता है। लौटते समय धीरे धीरे आता है। जब लौटेगा तो पनिया लौट पाएगा? बना लौट देगा ना। आने के उछल के पार हो गया। ऐसा तुम लोग को ढकल के पहला गठा पर चढ़ा दिया, चलने नहीं आता, तो उतारने के लिए ना उतारेगा तो वहीं लग जाएगा। उसके बाद पनिया उछल के इधर पार हो गया। लेकिन इधर जाने के लिए धीरे रह जाता है तो पार ना कर पाता, तो इधर पनिया रह गया। किधर रह गया? तो यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। उस छिद्र से क्या होगा? पनिया नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जब नीचे गिरे तो नीचे लगा देंगे टरबाइन। क्या लगा देंगे? और टरबाइन घूमता है तो बताया था टरबाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो टरबाइन जैसे टरबाइन पर पनिया जैसे गिरेगा तो क्या होगा? टरबाइन घूमने लगेगा। और टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? बिजली उत्पादन। क्या होगा? समझ तो लोग आ गया? तो ज्वारीय ऊर्जा द्वारा कैसे बिजली का उत्पादन होता समय आ गया। तो देखिए यहाँ पर तो ज्वारीय ऊर्जा में हम बताए थे कि ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है? पानी का, यहाँ ध्यान दे, ज्वार किसको बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं पानी का चढ़ना। पानी का यानी पानी का उछल के एकदम चढ़ जाना। पानी का एकदम उछलना यानी पानी का चढ़ना क्या कहलाता है? पानी का चढ़ना कहलाता है ज्वार। क्या कहलाता है? और जब पानी लौट के जाने लगता है तो उसको बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पानी का गिरना। पानी का गिरना यानी पानी का लौटना क्या कहलाता है? भाटा। क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। और ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा गुजरात के खंभात के खाड़ी, गुजरात के खंभात के आइए बता दो गुजरात के हमें क्या है? तो गुजरात कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर जो गुजरात में जो खाड़ी है उसको बोलते हैं खंभात। क्या बोलते हैं? तो गुजरात के खंभात के खाड़ी में, गुजरात के खंभात के खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा क्योंकि वहाँ पर ज्वार आता है, ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है ना? तो खंभात के खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा 900 मेगावाट यानी MB, ठीक है ना, 900 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है किसके द्वारा? तो ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा। और एक क्षेत्र है, क्या पता है? बताए थे तुम लोग को, क्या बताए थे तुम लोग को? पश्चिम बंगाल का एक सुंदरवन। क्या है? पश्चिम बंगाल का क्या है? तो पश्चिम बंगाल में जो समुद्र के किनारे जगह है जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा डेल्टा बनाया गया है वो सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का। और वहाँ पर तुम लोग को पढ़ाए थे कि वहाँ पर तुम पाया था मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। और वहाँ पर भी आता है जो वहाँ पर भी जो है ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कितना उत्पादन होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर सुंदरबन में, कहाँ बोल रहे हैं? सुंदरवन में होता है। सुंदरवन में कितना होता है? तो 100 MB होता है। कितना होता है? यानी 100 मेगावाट होता है। यानी 900 यहाँ, 100 MB यहाँ। समझ आ गया तुम लोग को? अब भूतापीय ऊर्जा समझ गया? पृथ्वी के अंदर भूतापीय ऊर्जा वहीं मिलेगा जहाँ पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। गर्म पानी तुम देखता है कहीं कि कुंड होता है जहाँ गर्म पानी निकलता है ना। तो गर्म पानी क्यों निकल रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लावा जो धड़क रहा है, जो मैग्मा जो धड़क रहा है, वो मान लो पृथ्वी के ऊपर में बहुत नजदीक आ गया तो वहाँ पानी संपर्क कर गया। जब पानी संपर्क किया तो पानी क्या हुआ? गर्म। क्या हुआ? और पानी जब गर्म हुआ तो पानी क्या भागने लगा वहाँ से, पानी ऊपर आने लगा। कहाँ आने लगा? ऊपर। कभी पानी ऊपर ना आ पाता तो वहीं पर क्या बनता है? भाप बनता है। क्या बनता है? और वही भाप को हम पृथ्वी के अंदर पाइप डाल के घुसा देंगे तो भापा क्या करेगा? पाइप के
बाहर निकल जाएगा। और जब भापा पाइप से बाहर निकलेगा तो वही भापा को जमा करेंगे तो बहुत भाप हो जाएगा। क्या करेंगे, जब बहुत भाप हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, छोटा सा पाइप से भेजेंगे, छोटा सा पाइप से जाएगा तो बौखले जाएगा, एकदम स्पीड में जाएगा। जब स्पीड में जाएगा तो टरबाइन पर जैसे टरबाइन से टकराएगा तो क्या घूमने लगेगा, क्या होगा, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। समझ तुम लोग आया, इसके बारे में कोई नहीं खाली समझना है। ये बायोगैस क्या है तो समझ में करता है। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस जो है जीव जंतु के मल मूत्र से, जीव जंतु के क्या बोल रहे हैं, जीव जंतु से, जैसे गाय भैंस ये सब हो गया, मल मूत्र ना होता है, गोबर को होता है ना, तो जीव जंतु के मल मूत्र, जीव जंतु के मल मूत्र को सड़ा गला दे, ठीक है ना। या पेड़ पौधा की पत्ती उत्ती जो है पेड़ पौधा के सड़ने गलने से, पेड़ पौधा के सड़ने गलने से देखना महकने लगता है ना, तो पेड़ पौधा के सड़ने गलने से उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है मीथेन गैस। क्या निकलता है, मीथेन गैस। तो जो हम देखा जीव जंतु के मल मूत्र से पेड़ पौधा के सड़ने गलने से जो हम ऊर्जा प्राप्त करता है उसे बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं, और बायोगैस में सबसे अच्छा जो है वो है क्या, गोबर गैस। क्या है, गोबर गैस है, गोबर गैस है। और गोबर गैस का खोज किसने किया, सर्वप्रथम तो इसका खोज किया था CB देसाई। कौन क्या था, तो बोलेगा गोबर गैस का खोज किसने किया था, बोलना है CB देसाई। क्या बोलना है, CB देसाई। समझ तुम लोग आया। तरंग ऊर्जा जो पृथ्वी में जो तरंग चलता है लगातार, जो धारा चलता है पृथ्वी अति समुद्र में धारा जो लगातार चलता है, हम ज्वार ना बोले, ज्वार तो तट पर आता है ना, लेकिन समुद्र के बीचों बीचों में धारा चलता है, समुद्र शांत नहीं है ना, समुद्र के बीचों में धारा चल रहा है तो धारा को बोलते तरंग। क्या बोलते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उससे बोलेंगे तरंग ऊर्जा। उस प्रकार है महासागर, ये तापीय ऊर्जा, महासागर में तापमान के कारण ऊपर पानी ठंडा नीचे पानी गर्म, तो उससे गर्म पानी जो नीचे में उससे भाप प्राप्त करके जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे उसे बोलेंगे महासागर, ये तापीय ऊर्जा। समझ आ गया तुम लोग को, चैप्टर वही खल्लास। उससे पहले तुम लोग बता देना चाहते हैं कि इससे पूछता है क्या, इससे पूछता है कि बताओ कि हमको जो है मतलब ये जो ऊर्जा का यहाँ डाले खनिज पदार्थ जो है, ठीक है ना, इसको संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये जो परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है इसको संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका मात्रा क्या है, पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। इसका अगर ये बार समाप्त हो तो इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करने के उपाय का कोई चीज़ है, संरक्षण करने सबसे अच्छा उपाय है कि इसको ऐसा यूज करो कि कम से कम बर्बादी हो। मान लो कोयला निकाले हैं, आधा लोग छिटा गए तो बर्बादी हो गया, तो कम से कम बर्बादी हो, उससे क्या होगा, संरक्षण करेंगे ना, हो जाएगा संरक्षण। और कैसे संरक्षण करेंगे इसका संरक्षण और हम कर सकते हैं कैसे, तो ज़्यादा हम क्या करेंगे, तो गैर परंपरागत ऊर्जा को अपनाएंगे, इस सब ऊर्जा को अपनाएंगे, पवन ऊर्जा को अपनाएंगे, सौर ऊर्जा को अपनाएंगे, ज्वारीय ऊर्जा को अपनाएंगे, तो क्या होगा, तो उस पर कोयला पर निर्भर खत्म हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, कोयला का संरक्षण ना होगा। तो ये सब होगा नियम। क्या हो गया, चैप्टर खल्लास। तुम लोग जो लाइक नहीं किया लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ाएंगे फिजिक्स का फिजिक्स हुई तो समाप्त हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर 6, ठीक है ना। जल्दी छाप।